अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं भी ठीक, अल्लाह का एहसान। आप सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं। उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले लेक्चर्स हुए आपने देखे, समझे, समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इनहेरेंट पावर्स। सीपीसी का सेक्शन है 151, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। ये हमारा टॉपिक होगा अब इस लेक्चर में। इनहेरेंट पावर जो हैं ये कोई एडिशनल पावर्स नहीं है कोर्ट की, कोई नए इख्तियारात नहीं देते कोर्ट को। इनहेरेंट पावर्स ये जो लेजिस्लेचर थी उसकी जो इंटेंशन थी सेक्शन 151 सीपीसी का देने का, इनहेरेंट पावर्स कोर्ट को देने का, जो बेसिक रूल थी, जो मकसद था, वो ये था कि इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं। कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारने का इख्तियार दे दिया गया कोर्ट को। बेसिक जो सेंटेंस मैं आपके सामने पेश करता हूँ वो इसका इनहेरेंट पावर्स का जो मकसद है वो इंसाफ का हसूल है। नेचर जो है इनहेरेंट पावर्स की, कोई एडिशनल पावर्स नहीं दी गई कोर्ट को, कोई अल्टरनेट पावर्स नहीं दी गई कोर्ट को, बल्कि अगर आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल है, सिविल कोर्ट में कानून के अंदर मौजूद हैं, आपको रेमेडीज अवेलेबल हैं, तब कोर्ट्स इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसकी नेचर होगी। अब इनहेरेंट पावर्स किस चीज़ पे बेस करती हैं, क्यों दी गई सीपीसी में? मैक्सिम हमने पढ़ा था, लैटिन मैक्सिम, उबी जस उबी रेमडियम, वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज रेमडी। ये इसके पीछे इसकी सेंस कि जहां कहीं पे कोई कोताही हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई रॉन्ग कमिट हो जाए तो उसको सुधारा जाए, इंसाफ किया जाए फ्री कैन के साथ। तो देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। अच्छा, इनहेरेंट पावर्स कब इस्तेमाल की जाएंगी? इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो कोर्ट्स जो हैं वो कब इस्तेमाल करेंगी? इसके 3-4 इसकी एलिमेंट बनते हैं। इन सूरतों में इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद नहीं है, कानून मौजूद नहीं है, कोई रेमेडी मौजूद नहीं है लिखी हुई एक्सप्रेस, तब कोर्ट जो हैं वो इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए इंसाफ फराहम करेंगे। अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद है, आपके पास कानून मौजूद है, कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, तो इनहेरेंट पावर इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा, जो इनहेरेंट पावर्स दी गई वो इस्तेमाल होंगी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर सीपीसी। सिविल कोर्ट जो है या कोर्ट जो हैं वो कोई ऑर्डर जारी फरमाती हैं, ऑर्डर जारी करती हैं, तो उसको इफेक्ट देने के लिए, उसको कारआमद बनाने के लिए इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो तीसरी ये इसमें दी गई कंडीशन या एलिमेंट रखा गया
टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोड, जो कोड का प्रोसेस है उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इनहेरेंट पावर्स दी गई, कोड को इख्तियार दिया गया। अब जो कोड का प्रोसेस है उसको अब्यूज करते हैं, मुख्तलिफ सूरतों में वो हो सकता है, प्लेंटिफ के बिहाफ पे या डिफेंडेंट के बिहाफ पे। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी या हो जाएंगी। बहरहाल कोड का जो प्रोसेस होता है उसको गलत इस्तेमाल के रोकने के लिए ये इनहेरेंट पावर जो हैं वो कोड को दी गई। जो सबसे बड़ी बात इनहेरेंट पावर्स को देने के लिए, टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। चौथी बात जो बड़ी बात है, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के हसूल के लिए इनहेरेंट पावर्स की जो सेक्शन 151 में कोर्ट्स को दी गई हैं वो लिख दी गई, दे दी गई, इनहेरेंट पावर्स कोर्ट को दे दी गई कि आपने इंसाफ करना है। अब एक्सप्रेस प्रोविजन भी मौजूद नहीं है कानून में, कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, कोर्ट आर्डर जारी करना चाहती है या कोर्ट ने कोई आर्डर जारी किया है। इंसाफ के हसूल के लिए बेसिक जो बात इनहेरेंट पावर्स में है, ये बड़ा वसी हो जाता है इख्तियार कोर्ट का, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के हसूल के लिए इनहेरेंट पावर्स को इस्तेमाल करेंगी कोर्ट। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इनहेरेंट पावर कोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगी इन सूरतों में inherent power can't be extended to make a new law on this subject। inherent powers को अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद नहीं है तो inherent power को इस्तेमाल करते हुए कोई नया कानून तो नहीं बना सकती ना कोर्ट्स। कानून बनाना तो लेजिस्लेचर का काम है। inherent पावर को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट कोई नया लॉ, कोई नया कानून नहीं बना सकती। और फिर इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है, लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है उसके खिलाफ भी कोर्ट्स फैसला नहीं करेगी इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए। और फिर अगर कोई लॉ मौजूद है, रिटन लॉ मौजूद है, एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ मौजूद है, तो उसको ओवरराइड नहीं करेंगे इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए। और फिर अगर कोई और रेमेडी मौजूद है तो फिर इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कुछ इसकी मिसालें इनहेरेंट पावर्स की, जैसे करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर कोई गलती हो गई तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए। जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन करने के लिए कोई गलती हो गई है तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये इसकी मिसालें दो मैंने आपको गुजारिश की। अब जो इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट फैसला करती हैं उसके बारे में वो जो ऑर्डर्स हैं वो अपीलेबल नहीं, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। इनहेरेंट पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो कोर्ट ऑर्डर जारी फरमाएगी वो अपीलेबल नहीं है, मासवाए इस बात के कि इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने अपीलेबल ऑर्डर या डिग्री जारी ना कर दी हो। अगर कोर्ट ने इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करते हुए डिग्री जारी फरमा दी है या अपीलेबल ऑर्डर जारी फरमा दिया है, देन तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर इसकी इनहेरेंट पावर के खिलाफ इनहेरेंट पावर इस्तेमाल जब कोर्ट करती है तो उस ऑर्डर से अगर आप अफेक्ट हैं तो उसके खिलाफ आप
रिवीजन फाइल कर सकते हैं। रिवीजन हमने सेक्शन 115 पढ़ा था, उसके तहत अगर इनहेरेंट पावर को कोर्ट इस्तेमाल करती है तो वो गलत इस्तेमाल हो गया जुरिस्डिक्शन का, जैसे सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था, तो आप इनहेरेंट पावर के खिलाफ रिवीजन फाइल करेंगे। ये था हमारा इनहेरेंट पावर्स के ऊपर लेक्चर। अब जो इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है सेक्शन 152 पे। सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स हैं और सेक्शन 152 में कोर्ट को इख्तियार दे दिया गया। एक जनरल रूल है कि जब कोर्ट की डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट आ जाती है फिर उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ऑर्डर 20 रूल 3 में लिखा हुआ है, ऑर्डर 23 सीपीसी का, उसका रूल 3 है कि जब जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर को अल्टर नहीं किया जाएगा, वो फाइनलिटी of judgment under Order 23 Rule 3. The principle of finality of judgment is contained in Order 20 Rule 3 of CPC. Once a judgment has been pronounced, it cannot be altered even with the consent of the parties. ये Order 20 Rule 3 है कि कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, जजमेंट दे दी, डिग्री पास कर दी, तो उसको अब तब्दील नहीं किया जा सकता। ये जनरल रूल ऑर्डर 20 रूल 3 में दे दिया गया, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस, बल्कि बेशुमार प्रोविजंस मौजूद हैं, बेशुमार रेमेडीज मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर जजमेंट जो हैं, ऑर्डर जो हैं, डिग्री जो हैं, वो अल्टर होती, जो तब्दील होती। इसकी मैं आपको एक दो एक्सेप्शन जो हैं वो गुजारिश करता हूँ। जैसे डिग्री पास हुई, हम उसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। फर्स्ट अपील हमने पढ़ी, फिर उसके खिलाफ सेकंड अपील हमने पढ़ी, रिव्यू हमने पढ़ा, रिवीजन हमने पढ़ी। इन सब सूरतों में जो जजमेंट है उसको अगर कोर्ट रिव्यू करती है तो तब्दील कर देगी। अगर अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, अपील फाइल करते हैं, सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील फाइल करते हैं, अगर अपील हमारी एडमिट होती है, मंजूर हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तो जजमेंट तब्दील हो जाएगी। इवन सेकंड अपील में चले जाते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो जजमेंट उसको तब्दील किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है। और फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सेक्शन 151 भी मौजूद है। अगर कोई गलती हो जाए तो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, इंसाफ, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के हसूल के लिए उसमें तब्दीली लाई जा सकती है। अच्छा, अमेंडमेंट है जजमेंट में, इसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन मैंने पहले भी गुजारिश की थी, सेक्शन 152 कि आप जजमेंट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड्स हैं कि किन सूरतों में आप जजमेंट को अमेंड कर सकते हैं। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन ए जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर, और एरर्स arising from any accidental slip or omission may be corrected by the court. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, इस्तकरार हक और मनसूखी का सूट फाइल किया है, कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन का, सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सूट फाइल किया, और साथ 42 का, सेक्शन 42 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। दावा डिग्री हो जाता है सारा प्रोसेस करने के बाद, प्लीडिंग्स के बाद, एविडेंस के बाद, आर्गुमेंट्स के बाद, जो फाइनल कोर्ट जजमेंट अनाउंस करती है, उसमें जो स्टेनो हैं कोर्ट के, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट
इंतकाल चैलेंज किया हुआ है 155, इंतकाल का नंबर है 155। जब कोर्ट ने ऑर्डर जारी फरमाया, प्लीडिंग में सारा 151 है, एविडेंस 155 है, प्लीडिंग्स में, एविडेंस में। जब कोर्ट ने जजमेंट लिखवाई तो उसमें 150 की बजाय 155 की बजाय 156 दर्ज कर दिए। जब वो स्टेनोग्राफर लिख रहे थे तो 155 की बजाय जजमेंट में वो 156 लिख दिए। और अब 156 तो चैलेंज ही नहीं था, वो तो इन क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन तो था 155 का। तो जजमेंट में ये क्लैरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक आ गई ना। अब उसके लिए कोई नया दावा थोड़ी करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 152 की एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट उसको करेक्ट कर देगी, जजमेंट को अमेंड कर देगी उस हद तक। इसका मकसद क्या है सेक्शन 152 देने का, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये सेक्शन 152 इनका इसमें सीपीसी में लेजिस्लेचर ने दिया? टू प्रोवाइड स्पीडी और इन एक्सपेंसिव रिलीफ। अगर नए दावे दायर करेंगे उसमें फिर वो प्रोसेस चलेगा तो वो कितना लंबा हो जाएगा। तो 152 दे दिया कि स्पीडी जो रेमेडी जो हम प्रोवाइड कर दी जाए, जो एग्री पार्टी है या क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गया है तो उसको दुरुस्त कर लें। इसकी जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दे दी थी। अच्छा, इसमें अपील नहीं है। अगर सेक्शन 152 में जजमेंट को करेक्ट करते हैं, कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक को दुरुस्त करते हैं, तो उसके लिए अपील नहीं होगी, अपील लाई नहीं करेगी। और टाइम लिमिट जो इसमें दे दिया गया एप्लीकेशन देने की 152 में, सेक्शन आर्टिकल 175 है लिमिटेशन एक्ट का, आर्टिकल 175, उसमें 6 मंथ दिए गए हैं कि 6 मंथ के अंदर अंदर आप करेक्शन ऑफ जजमेंट को की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 152 सीपीसी की फाइल कर सकते हैं। ये हमने पढ़े सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट और सेक्शन 152 अमेंडमेंट इन द जजमेंट। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों सेक्शन समझ आ गए होंगे, क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। बाकी आप किताब देखिएगा, अगर फिर भी कमी महसूस करें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फीडबैक दें, राब्ता करें। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, करम से हम हाज़िर हैं। अब मेहनत करें, अल्लाह आपको, मुझे, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।